बैटरी सेल, सेल सेल। था रामसर अजमेर के अंदर, रामसर अजमेर के बाद में कुमेर भरतपुर, डग झालावाड़ और नागौर, ठीक है ना। वहां पर रामसर अजमेर के अंदर कौन सी नस्ल के रखे गए, और कुमेर भरतपुर में, डग झालावाड़ में गिर प्लस मुर्रा, और नागौर के अंदर नागौरी प्लस मुर्रा। बकरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इंडो स्विस परियोजना शुरू की गई, जिसके अंदर रामसर अजमेर के अंदर बकरी प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई। और कौन से नस्ल की बकरियां रखी गई। पश्चिम क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर खोला गया। भेड़ विकास कार्यक्रम की अगर बात करते हैं तो भेड़ विकास के अंतर्गत सेंट्रल लेवल के ऊपर CSWRI, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर खोला गया। ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कहां हुई, जोधपुर के अंदर। इसके अलावा एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, इसके अलावा ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला विजय भवन बीकानेर, और इसके अलावा ऊन भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर के अंदर खोला गया। सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट की अगर बात करते हैं बकरियों के अंदर तो CIRG, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, कहां पर, मखदूम मथुरा के अंदर, ठीक है। उसके बाद में क्या है, कुक्कुट विकास कार्यक्रम, कुक्कुट विकास कार्यक्रम के अंतर्गत CARI, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली के अंदर खोला। इसके अलावा राज्य कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना की गई गांधीनगर जयपुर के अंदर। राजकीय कुक्कुट फार्म की स्थापना की गई खातीपुरा जयपुर के अंदर, और कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना शास्त्रनगर अजमेर के अंदर की गई। सही है क्या, सही है। उसके बाद में शुकर विकास कार्यक्रम की अगर बात करते हैं तो राजकीय शुकर फार्म की स्थापना की गई अलवर के अंदर। और कौन सी नस्ल के शुकर रखे गए, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर। लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर के अलावा अगर बात करते हैं उष्ट विकास योजना की तो सेंट्रल लेवल के ऊपर कौन सा इंस्टीट्यूट है, NRCC, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, कहां पर है, जोड़बीड़ बीकानेर। और पिक के अंदर नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है NRCP, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग, गुवाहाटी आसाम। उष्ट विकास योजना के अंतर्गत ही उष्ट संरक्षण योजना की शुरुआत कब हुई, 2016 के अंदर, जिसके अंदर टोडिये के जन्म पे, टोडिया बोलते हैं ऊंट के बच्चे को, है ना, टोडिये के जन्म के ऊपर 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई 3 किस्तों के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं उष्ट विकास के अलावा हमने भेड़ विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 3 योजनाओं के नाम लिखे थे, अविका पाल, अविका रक्षक और अविका कवच, ठीक है। अविका रक्षक और अविका पाल योजना के अंतर्गत भेड़ पालक का बीमा किया, जबकि अवि कवच के अंतर्गत भेड़ का बीमा किया गया, यहां तक लिखा था। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना लिखा अपन ने 15 अगस्त 2012 को, राजवास लिखी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एग्रीकल्चर एनिमल साइंस 13 मई 2010, कहां पर है, ये आप जानते हो। इसके अलावा अगर बात करते हैं पशु पोषाहार संस्थान, वो बनाया गया आगरा रोड जयपुर के ऊपर। इसके अलावा RSLMTI, राजस्थान स्टेट लाइव स्टॉक मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पर बनाया गया, जामडोली आगरा रोड जयपुर के अंदर। इसके अलावा लिखा अपन ने IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर, इज्जतनगर बरेली। इसके अलावा लिखा अपन ने NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स एंड रिसोर्सेज, कहां पर, करनाल हरियाणा। और इसके अलावा लिखा अपन ने IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर, झांसी। NDRI लिख लिया था क्या, NDRI लिखो, NDRI। NDRI की बात करते हैं तो पूरा नाम है इसका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, कहां पर है, करनाल हरियाणा। स्थापना की अगर बात करते हैं तो स्थापना हुई थी 1923 के अंदर, किसके अंदर, 1923, और ये हुई थी बेंगलोर के अंदर, कहां पर,
बेंगलोर के अंदर। बेंगलोर के अंदर डेयरी सेक्टर को इंप्रोवाइज करने के लिए स्थापना की गई एनडीआरआई की, नहीं वहां पर उसको नाम दिया गया था, चूंकि अंग्रेजों से पहले की बात है, अंग्रेज गए तो उससे पहले, आजादी के पहले की, उन्होंने नाम दिया इसको इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, है ना। फिर डेयरी सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा था, फिर हम आजाद हो गए, आजाद होने के बाद में हमारे को ऐसा लगा कि नाम अंग्रेजों से है, तो पहले तो नाम को चेंज किया हमने, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री को नाम बदलकर नाम रखा गया एनडीआरआई। और 1955 1955 करनाल स्थानांतरित कर दिया। कहां पर स्थानांतरित? करनाल स्थानांतरित किया गया। तो वही इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री आज के समय किस नाम से जाना जाता है? एनडीआरआई के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। स्थापना 1923 के अंदर है, 1955 के अंदर करनाल स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्तमान के अंदर एनडीआरआई कहां पर है? करनाल के अंदर ही, पता ही है आपको, लिखिए। एनआईडीसीपी लिख लिया था कि कल? बोलो रे बोलो, नहीं लिखा? पहले ये लिखो, फिर बात करेंगे एनआईडीसीपी की। एनडीआरआई इंपोर्टेंट है, याद रखोगे ही रखोगे। देखो इधर, एनआईडीसीपी का पूरा नाम है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। शुरुआत की अगर बात करते हैं तो शुरुआत हुई थी इसकी, पीछे वाले बातें नहीं करेंगे भाई, 2019 में 2 बीमारियों के लिए शुरुआत की गई, 2 डिजीज के अंदर पहले नंबर पे एफएमडी और दूसरे पे ब्रूसेलोसिस। एफएमडी का पूरा नाम फुट एंड माउथ डिजीज, ब्रूसेलोसिस जानते हो, ठीक है। एफएमडी के लिए हम वर्ष में 2 बार टीकाकरण, कितने बार टीकाकरण? 2 बार कर रहे हैं, यानी कितने महीने के अंतराल पर? 6 माह के अंतराल पर। जबकि अगर बात करते हैं ब्रूसेलोसिस की, तो ब्रूसेलोसिस के अंतर्गत 4 से 8 माह की मादा बछड़ियां को टीकाकरण करना हमारे को। कितने महीने से कितने तक की? एवरेज कितना मान सकते हैं? 6 माह। ध्यान रखोगे एनएडीसीपी के अंतर्गत एफएमडी के अंदर मेल फीमेल का कोई भी रोल नहीं है, लेकिन ब्रूसेलोसिस की अगर बात करते हैं तो ब्रूसेलोसिस के अंदर 4 से 8 माह की, एवरेज 6 माह की सिर्फ मादा बछड़ियों के अंदर टीकाकरण किया जाएगा, और ये जिंदगी के अंदर सिर्फ एक बार लगेगा, ठीक है ना। तो ये भी लिखोगे साथ के अंदर, जीवन में सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। एनएडीसीपी के अंतर्गत कंट्रोल का जो लक्ष्य रखा है हमने, वो लिखा है 2025 तक का लक्ष्य, और इरेडिकेशन का लक्ष्य रखा है मैंने 2030 तक का। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण है, और इरेडिकेशन का मतलब उन्मूलन है। वर्तमान के अंदर ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर बात करते हैं तो एफएमडी का प्रकोप काफी ज्यादा होता है। लार्ज एनिमल के अंदर डेथ होती नहीं है, लेकिन स्मॉल एनिमल बचता नहीं है, ये कंडीशन है। टाइगर हर्ट अपीयरेंस पढ़ेंगे अपन एफएमडी के अंतर्गत, जब अपन पढ़ेंगे मेडिसिन, पूछा जाएगा टाइगर हर्ट अपीयरेंस कौन सी बीमारी में पाई जाती है, क्या आंसर दोगे? एफएमडी के अंदर। जबकि जेब्रा मार्किंग किसके अंदर पाई जाती है? रेंडरपेस्ट के अंदर। कहां पर मिलेगी? लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर। किसके ऊपर? लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर। जबकि एफएमडी के अंदर टाइगर हार्ट, मायोकार्डियम में इंफ्रैक्शन होने के कारण हार्ट अटैक आ जाता है,
जबकि छोटे बच्चों के अंदर लक्षण भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि भाई इसके अंदर एफएमडी हुई है कि नहीं हुई। कोई भी माँ जिसके अंदर बच्चा हुआ है और अगर वो 2-3 महीने से ज्यादा का नहीं है तो वो एफएमडी के लिए ज्यादा प्रोन होता है। क्यों? क्योंकि वो माँ के साथ में रहता है और माँ से ट्रांसमिट होकर बच्चे के अंदर आती है। ओनर का फोन आता है आपके पास में, बोले साहब सुबह सुबह तो बढ़िया दूध पिया था, अभी 1 घंटे के अंदर इसको तो तेज बुखार हो रहा है, आप पहुंचोगे तब तक वो पहुंच चुका होगा। किस लिए? मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के कारण, टाइगर हार्ट अपीयरेंस के कारण। तो एनएडीसीपी की अगर बात करते हैं तो पूरा नाम है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। शुरुआत की अगर बात करते हैं तो सितंबर 2019। 2 बीमारियां इंक्लूड की गई है, एफएमडी और ब्रुसेला। एफएमडी के अंतर्गत साल में 2 बार हम टीकाकरण कर रहे हैं 6-6 महीने के अंतराल पर, और ब्रुसेलोसिस के अंतर्गत अपन 4 से 8 माह की मादा बछड़ियों के अंदर जीवन में सिर्फ एक बार टीकाकरण करेंगे। क्लियर है? लक्ष्य रखा है हमने 2025 तक तो इन बीमारियों को कंट्रोल करने का, और 2030 तक हम दुनिया के अंदर से, भारत के अंदर से हटा देंगे। दुनिया की बात नहीं है हमारी। उतारो। किसके नीचे सर? यहाँ पे कंट्रोल के नीचे इरेडिकेशन, उन्मूलन। सर एनएडीसीपी कहाँ है? योजनाएं कहाँ पाई जाती है? शिवालय में पढ़ाते हैं हम। डिपार्टमेंटल स्कीम है, ये जगह नहीं होती, ऑल ओवर इंडिया के अंदर लागू है। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, मतलब ऑल ओवर इंडिया के अंदर लागू होता है। तो अपन जगह नहीं बोल सकते। अभी संस्थान होता है तो जगह लिख देते हम। सोचते नहीं तुम क्वेश्चन पूछने से पहले। दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट लिखो नैप। NAIP, डिपार्टमेंट के 2 सबसे बड़े सिरदर्द, एनएडीसीपी और दूसरा नैप। क्या? 6 माह का मतलब 4 से 8 माह के अंदर एवरेज लिखा है 6 माह। मान लो कोई एक चीज पूछ ली जाए आपसे, रेंज अगर दे रहा है तो 4 से 8 माह, और अगर सिंपल दे रखा है तो 6 माह। दिक्कत यहां तक? लिख लिया? नेक्स्ट लिखो NAIP, नैप। नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम। शुरुआत की अगर बात करते हैं, अगस्त 1900
2020 उद्देश्य है पशुओं में निशुल्क कृत्रिम गर्भाधान। योजना का नाम है NAIP नैप। दोनों की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर की है। राष्ट्रीय स्तर का मतलब है कि सेंटर का पैसा आएगा, है ना, केंद्र सरकार पैसा देगी इन दोनों योजनाओं के लिए, हमारा कोई भी रोल नहीं है। NADCP के अंतर्गत पहले पैसे लेते थे हम, FMD वैक्सीनेशन और ब्रूसेला के पैसे लिए जाते थे कैटल हेड के हिसाब से, लेकिन वर्तमान के अंदर ना तो NADCP के अंदर हम कोई पैसा ले रहे हैं, ना ही NAIP के अंतर्गत पैसा ले रहे हैं। जब तक NAIP नहीं आई थी, यानी अगस्त 2020 से पहले की अगर बात करते हैं, तो AI करने के लिए हम ओनर से पैसे लेते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, कोई ओनर हमारे हॉस्पिटल में AI करवाने के लिए आ गया तो उससे 30 रुपए लेते थे। कितने? 30 रुपए। और अगर हम उसके घर पे जाते थे तो हम 40 रुपए लेते थे। 30 रुपए तो सरकारी पैसा और 10 रुपए परिसेवा के नाम पे हम ले लेते थे। अब कितने लेते थे वो तो आपको पता ही है, कितने लेने देने होते हैं, लेकिन सरकार के पास में 30 रुपए और 40 रुपए जमा कराए जाते थे। 30 रुपए तो जब हॉस्पिटल में आया तब, और 40 रुपए उसके घर पे हम गए तब। तो जब से NAIP आई है तब से हमने वो 30 रुपए और 40 रुपए लेना भी क्या कर दिया है, बंद। लेकिन शर्त इतनी है कि जिस भी पशुपालक के अंदर पशुपालक के पशु के अंदर NAIP के अंतर्गत हम कोई भी कृत्रिम गर्भाधान करेंगे तो उसके अंदर टैग लगाना पड़ेगा, और उस टैग की एंट्री ऑनलाइन करनी पड़ेगी, AI की एंट्री ऑनलाइन करनी पड़ेगी, गर्भ परीक्षण की एंट्री ऑनलाइन करनी पड़ेगी, और अगर वो ब्याता है तो उस ब्याने की एंट्री भी ऑनलाइन करनी पड़ेगी। मान लो कोई पशुपालक मना कर दे कि नहीं साहब हमारे को तो टैग लगवाना नहीं है, आप तो पैसे लेना, उस केस के अंदर आप 50 रुपए ले सकते हो। अब पैसे बढ़ा दिए, यानी कि जो AI संस्था की AI, मान लो संस्था में दो प्रकार की AI हो गई, एक तो वो जो ओनर हमारे से लगवा रहा है NAIP के थ्रू, वो फ्री की है हमारे पास में। लेकिन अगर कोई ओनर मना कर देता है कि साहब मैं टैग नहीं लगवाऊंगा, उस केस के अंदर आप ओनर से 50 रुपए लेने, अब की बार वो 30-40 वाला कंसेप्ट खत्म कर दिया, अब 50 रुपए लेने हमारे। क्लियर? क्या सर? आप पीले ही टैग लगते हैं सर, लाल नीले काले तो लगाते ही नहीं अपन, पीले ही लगाते हैं सर, है ना। छोटे पशुओं की अगर बात करते हैं तो उनके अंदर पिंक कलर के टैग आने लग गए हैं अभी। देखिए एक चीज सुन लो, नौकरी लगने के बाद में एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी के घर जाना आपकी चॉइस है, ओनर का अधिकार नहीं है। इस चीज को हमेशा याद रखना। आपको ओनर इस चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकता कि साहब मेरे घर पे चल के देख के आओ और फिर मैं आपको पैसा नहीं दूं, ये नहीं हो सकता, उसका अधिकार नहीं है। ये जाना नहीं जाना आपकी मर्जी है। आपका काम है हॉस्पिटल समय के अंदर हॉस्पिटल में बैठना और वहां पर जो पशु आ रहा है उसका उपचार करना। क्लियर है? ठीक है। लेकिन चूंकि हम ये भी जानते हैं कि सारे के सारे पशु हमारे पास में आ नहीं सकते, तो अपने को पशुओं तक जाना भी पड़ता है, लेकिन उसको पशुपालक का अधिकार नहीं मानना है। गवर्नमेंट हमारे को किसी प्रकार की कोई गाड़ी नहीं देती, गवर्नमेंट ना हमारे को पेट्रोल देती है, ना गवर्नमेंट हमारे को आने जाने के लिए कोई पैसा देती है। ठीक है। तो जब आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो, अपना समय लेकर जा रहे हो, अपनी जेब से दवाइयां लेके जा रहे हो, तो आपको हक है कि आप ओनर से पैसा ले। ओनर आपको बोलेगा साहब थे तो सरकारी छो, है ना। प्रैक्टिस के अंदर अब ये नया सिस्टम शुरू हुआ है कि प्राइवेट अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको ओनर कितने पैसे दे देगा, उसने 1000 रुपए मांगे वो मना नहीं करेगा। लेकिन जहां पर आपने 100 रुपए मांगे ना, वहां पर ओनर झट से ये बोल देगा कि साहब थे तो सरकारी छो। उस टाइम पर उसी को बोल देना है कि सरकार ने हमारे को आने जाने का पैसा नहीं दे रखी है, तू आ मेरे को बैठा के लेके चल और मेरे को वापस हॉस्पिटल छोड़ के आ, फिर मैं फ्री के अंदर तेरा इलाज कर दूंगा, और वो भी सरकारी दवाइयों से, प्राइवेट नहीं लगाऊंगा मैं उसके अंदर कोई भी, तब तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। लेकिन अगर तू चाहता है कि मैं अपनी गाड़ी लेकर आऊं, यहां पर इलाज भी अच्छा करूं और फिर उसके बाद में पैसे भी न लूं, इतना बेवकूफ तो मैं भी नहीं हूं, और ना सरकार मेरे को फोर्स कर सकती। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता इस चीज के लिए। डायरेक्टरेट वाले भी ये नहीं कह सकते कि नहीं आपको जाना ही पड़ेगा वहां पर केस देखने के लिए, नहीं। हमारी ड्यूटी सिर्फ हमारी संस्था तक है, और संस्था का टाइमिंग फिक्स है, इस टाइम के अंतर्गत ही। लेकिन बात वही है ना कि काम तो अपने को करना ही है। AI के लिए बाहर जाना है, वैक्सीनेशन के लिए बाहर जाना है, हमारे को सारे काम तो बाहर ही करने होते हैं। हॉस्पिटल के अंदर आउटडोर हमारे पास में है नहीं जाता, इस वजह से। लिखो NAIP, शुरुआत याद रखोगे। NAIP के बाद में आता है पशु माता रोग उन्मूलन कार्यक्रम। इसको बोलते हैं रिंडर पेस्ट इरेडिकेशन
प्रोग्राम। पता ही है आपको रिंडरपेस्ट वायरल डिजीज है, ठीक है। पशु माता रोग उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1994 के अंतर्गत, प्रोविजनली फ्री फ्रॉम रिंडरपेस्ट आरपी, ये हमने कह दिया 1998 के अंदर। कब कह दिया? 1998 के अंदर। रिंडरपेस्ट एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत 1994 के अंदर। वैक्सीनेशन करना था हमारे को। रिंडरपेस्ट के अंदर वैक्सीनेशन जो लगता है वो 3 साल के अंतराल पर लगता है। कितने साल पे? 3 साल। एक बार लगा दिया 3 साल गई, एक बार लगा दिया फिर 3 साल गई, इतने में तो वही चला जाता है फिर जिसको लगा रहे होते हैं। इसलिए हमने कंट्रोल कर लिया। 1998 के अंदर हमने कह दिया कि भाई साहब हमारा यहाँ पर ठीक है, हमारे पास में रिंडरपेस्ट है नहीं। लेकिन आपके कहने से कोई मानता है क्या? नहीं, वो आते हैं चेक करने के लिए। वर्ल्ड लेवल पे एक संस्था है जिसका नाम है OIE, पूरा नाम है ऑफिस इंटरनेशनल एपिजूटिस। OIE, इसका सर्टिफिकेट मिला हमारे को 2006 के अंदर। कब मिला? 2006। OIE बेसिकली वो संस्था है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी संक्रमण को नष्ट होने यानी खत्म हो गया या नहीं हुआ है इसकी डिक्लेरेशन देती है। तो भारत को ये डिक्लेरेशन कब मिली? 2006 के अंदर से। विश्व से आरपी का उन्मूलन ये हुआ मई 2011 के अंदर। कब हुआ? मई 2011। वर्तमान के अंदर रिंडरपेस्ट को हमने ये मान लिया है कि अब इस विश्व के अंदर इसका वायरस पाया ही नहीं जाता है, लेकिन फिर भी भेड़ बकरियों के अंदर मिक्स इन्फेक्शन के रूप में आपको रिंडरपेस्ट देखने को अभी भी मिलता है। तो कागजोम तो खत्म कर लिया। चूंकि मास इम्यूनिटी आ चुकी है तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता जितना इफेक्ट करना चाहिए, इसलिए हमें मान के चलते हैं कि अब है नहीं हमारे पास। क्लियर? लिखिए, पशु माता रोग उन्मूलन कार्यक्रम शुरुआत 1994। प्रोविजनली फ्री फ्रॉम रिंडरपेस्ट। प्रोविजनली फ्री का मतलब कि हमने मान लिया कि हमने यहां पर रिंडरपेस्ट खत्म हो गया, लेकिन हमारे मानने से थोड़ी होता है, दुनिया माननी चाहिए। दुनिया कब मानी? 2006 के अंदर। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना पहले लिख ही चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम फ्री मेडिसिन दे रहे हैं। पीपीआर कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है 2016 से, पीपीआर को कंट्रोल करने के लिए। वर्तमान के अंदर अगर आप में से कोई पशु मित्र लग रहे हैं, आप में से कोई है कोई पशु मित्र जो लगा हुआ है? पशु मित्र योजना के अंतर्गत क्या किया गया? पशु मित्र के अंतर्गत LSA लगाई थी या VO लगाए थे, या दोनों लगाए थे? दोनों। वैकेंसी दोनों के लिए लगाई थी, लेकिन VO इंटरेस्टेड थे नहीं, इसलिए लगे कौन? LSA। कब लागू हुई थी? 2023 के अंदर। लास्ट ईयर की बातें। लिख लो पशु मित्र योजना। संविदा नहीं है, ध्यान रखना। संविदा वर्ड जहां पर आता है वहां पर गवर्नमेंट को सैलरी देना होता है। आप मानदेय के हिसाब से काम करते हो कि जितना काम करोगे उतना पैसा। गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि FMD के 5 रुपए मिलेंगे, AI करने के 50 रुपए मिलेंगे, ऐसे पैसे मिलते हैं। वहां पर सैलरी थोड़ी देती है पशु मित्रों को, नहीं मिलती। क्या सर? पशु मित्र वालों को कुछ भी नहीं मिलता सर, कोई सब सेंटर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, बस आपको काम करना है। अगर आप काम कर रहे हो तो पैसा है, नहीं काम कर रहे हो तो कोई भी पैसा नहीं है। पशु मित्र पैसे के लिए थोड़ी लगे हैं। पशु मित्रों को चाहिए अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। क्यों चाहिए?
क्यों? क्योंकि आपको 30% का फायदा मिलेगा जब आपकी एग्जाम होगी, अगर आप पशु मित्र के अंदर 3 साल पूरी कर लेते हो तो। 1 साल के 10% है, ध्यान रखना। क्या? बिल्कुल मिलता है। लास्ट ईयर मतलब लास्ट वाली वैकेंसी में पेपर किस किसने दिया था? हाथ खड़े करो। मार्कशीट देखी आपने अपनी? मार्कशीट देखी? वहां पर परसेंटेज नहीं थी, परसेंटाइल थी वहां पर, है ना? कितने क्वेश्चन आते हैं? 120। कितने? 120 क्वेश्चन आते हैं। पता ही है आपको कितने नंबर का होता है क्वेश्चन? 1 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग 1/3, इतना ही होता है। ठीक है। गवर्नमेंट को देना है 30% बोनस। कितना देना है? 30%। 30% का मतलब कितना हो गया? इसी इसीलिए गणित नहीं लिए अपन ने, रहने दो तुम, रहने दो, रहने दो, रहने। कट ऑफ मार्क्स देखी होगी। कट ऑफ मार्क्स, आपके जो मार्क्स आए थे कट ऑफ से, उस कट ऑफ से आपके ज्यादा मार्क्स थे, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। कारण? क्योंकि आपके मार्क्स ज्यादा थे, परसेंटाइल ज्यादा नहीं थी आपकी। जो कट ऑफ जो आती है वो परसेंटाइल बेस पे आ रही है कि भाई इतने मार्क्स या इतने परसेंटाइल बेसिस पे। तो एक्सपीरियंस वाले जो होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, और आपका जो रिजल्ट आता है वो बेसिकली एक तो एक्सपीरियंस देने के बाद में बचे हुए उसके, यानी कि बोनस देने के बाद में, और दूसरा अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो उस डिलीट हुए क्वेश्चन की जगह आपके नंबर ऑफ मार्क्स बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर 120 क्वेश्चन है, 120 नंबर हो गए, मान लो 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए, पहले 120 के 120 ही मार्क्स थे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क आ रहा था। तो अब अगर मान लो 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो 115 क्वेश्चन ही बचे। लेकिन क्या अब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा? नहीं, वो नंबर बढ़ जाएगा, 5 पूरे 115 में डिवाइड होगा फिर। तो उसके हिसाब से फिर कैलकुलेशन की जाती है, तब जाकर आपके पास में परसेंटाइल आती है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना काम बोर्ड कर देता है ना? वो गलत नहीं करता कभी भी। क्या लिखा था ये तो बता दो। पशु मित्र योजना लिखो, पशु मित्र योजना शुरुआत 2023। पशु मित्र योजना शुरुआत लिखो 2023। पशु मित्र योजना शुरुआत 2023। पशु मित्र योजना शुरुआत 2023। 5,000 बेरोजगार जो पशु चिकित्सक और एलएसए थे उनको फील्ड के अंदर लगाना था, मानदेय के ऊपर काम करना था। इतना याद रखना है, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हेडिंग डालोगे? हेडिंग डालो। भारत के ग्रामीण विकास कार्यक्रम। भारत के ग्रामीण विकास कार्यक्रम। भारत के ग्रामीण विकास कार्यक्रम। भारत के ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये अभी चल रहे हैं। अभी जो प्रोग्राम पढ़े थे उसके अंदर सेंटर और डिपार्टमेंट वाले काम थे। एक्सटेंशन रिलेटेड जो काम है उनकी बातें करेंगे अपन यहां पर। जो जो याद है वो तो आपको पता ही है। पहले नंबर पे योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। की विलेज स्कीम ग्राम आधार योजना अगस्त 1952। इसी की विलेज स्कीम को हमने मदर ऑफ ऑल स्कीम भी कहा। मदर ऑफ ऑल स्कीम। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो चौथे नंबर पे है सीडीपी, कम्युनिटी
डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरुआत हुई? 2 अक्टूबर 1952। इसके अलावा आई हमारे पास में 5वें नंबर पे नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, राष्ट्रीय प्रसार सेवाएं। कब आई? अगस्त 1953। कब आई? अगस्त 1953। इसके बाद के अंदर नीचे वाले 6 नंबर पे पंचायती राज व्यवस्था। दो अक्टूबर 1959। लिखो। उन्नीस सौ तिरपन। सर नया टॉपिक है क्या? अरे योजनाओं में चल रहे हैं अभी, एक्सटेंशन रिलेटेड जो योजनाएं हैं इनके बारे में बात कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। सर अगर फील्ड में किसी एलएसए के द्वारा किसी पशु की मौत हो जाती तो उस स्थिति में क्या करें? उसमें तो फिर आप क्या ही करोगे, है ना? उसमें कौन करेगा? उसमें कौन करेगा? आपका जो संबंधित वीओ होगा वो करेगा। पशुपालक क्या करेगा? ज्यादा ज्यादा आपको बांध लेगा। आप पैसे दो मत तो ज्यादा ज्यादा क्या करेगा? एफआईआर कर देगा। एफआईआर करेगा। आप एलएसए हो, आप ट्रीटमेंट करने के लिए ऑथराइज तो हो ही थोड़े बहुत तो। भाई पूरा नहीं कर सकते, प्राथमिक उपचार तो कर ही सकते हो। ठीक है, बात लेते कि यही आएगी कि भाई भैंस मरी कैसे, और इसका पता लगाने के लिए किया जाएगा पोस्टमार्टम। क्या किया जाएगा? पोस्टमार्टम। और वो पोस्टमार्टम कौन करेगा? संबंधित वीओ। इसलिए कहता हूं डॉक्टरों से बना के रखा करो रे तुम, होशियार बनते हो अपने आप में बहुत ज्यादा तुम, है ना? होता ज्यादा कुछ नहीं है रे। डिपार्टमेंट के अंदर आने के बाद के अंदर आपको ऐसा लगेगा डॉक्टर और वीओ के बीच में बहुत गैप है, लेकिन हकीकत यह है जब आप यूनियन लेवल पे सोचोगे तो आपको लगेगा बहुत गैप है, लेकिन हमारा काम आपके बिना नहीं चल सकता और आपका काम हमारे बिना नहीं चल सकता, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। इसलिए आपका बुरा कभी नहीं होने देता हम, है ना? आपस में हम कितने लड़ ले, लेकिन कोई तीसरा हमारे बीच में नहीं बोल सकता, तीसरे को नहीं आने देंगे।
चाहे वो पशुपालक की क्यों ना हो। सेटलमेंट कर लो तो ठीक है, चलो कोई ना, लेकिन सेटलमेंट आपका जो करते हो आप, ये फील्ड के अंदर गलत प्रैक्टिस शुरू करता है। गलत प्रैक्टिस इन द सेंस कि मान लो मर गया, आप जब मारना थोड़ी चाहते थे उसको। आप में से कोई भी ऐसा है क्या जो जानबूझकर ये चाहता है कि मैं जिस पशु का इलाज कर रहा हूँ मर जाए? नहीं चाहते। आप इंटेंशनली नहीं कर रहे हो तो फिर पैसे देने की जरूरत क्या है फिर आपको? लेकिन ओनर नहीं मानता। साफ बोल दो, एफआईआर कर ले जाके बस। पुलिस आएगी, एफआईआर कर ली, करने के बाद में क्या? अब तुम फर्जी होगो। तो जिन्होंने कुछ नहीं कर रखा और उनसे अगर मर जाती है तो फिर टेंशन है। क्या? जॉब की जरूरत ही नहीं है सर आपके पास में, आपने डिप्लोमा कर रखा है, इसका मतलब आप ऑथराइज हो इलाज करने के लिए। जॉब की जरूरत नहीं है। आपने डिप्लोमा कर लिया, आप एलएसए बन गए, आप ऑथराइज हो उसके अंदर। आपके पास में पोस्ट ही तो नहीं है एलएसए की, बस काम तो सीखा है ना 2 साल के अंदर अपन, इसलिए। देखो सब बना के रखते हैं, कोई अपनी तरफ से व्यवहार खराब कोई नहीं करके चलता है ना। हमारे को पता है कि हमारे को कब काम पड़ जाएगा आपसे, आपको पता है कि कब काम पड़ जाएगा आपसे, इसलिए थोड़ी सी कोई दिक्कत नहीं। पंचायती राज व्यवस्था के बाद में अगर बात करते हैं, 7वें नंबर पे इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको बोलते हैं आईसीडीपी, समग्र गौवंश विकास कार्यक्रम। 1965। ध्यान रखने वाली बात यह है, यह आया था केवीएस के स्थान पर, की विलेज स्कीम के स्थान पर। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आया केवीके, कृषि विज्ञान केंद्र। केवीके की अगर बात करते हैं, भारत में प्रथम केवीके पांडिचेरी। कब? 74। राजस्थान में प्रथम केवीके फतेहपुर सिक्कर। कब? 1976। लिखे। टीवीएस ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, 1974, 1974 के अंदर ही। आईआरडीपी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1978। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम।
आ गई आवाज। हाँ, क्या बोल रहे थे? IRDP के बाद में ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, 15 अगस्त 1979, ट्राइसेम, NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, 1980, 1980। स्कूलों के अंदर दोपहर का खाना निःशुल्क होता है बच्चों के लिए। योजना का नाम मिड डे मील, NREP। नेक्स्ट लिखो मिड डे मील योजना। पंद्रह अगस्त 1995, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 25 दिसंबर 2000। मिड डे मील योजना के अंतर्गत विद्यालय के बच्चों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। लिखिए। सर एनिमल्स थोड़ी आते हैं मिड डे मील में, आते हैं वो, आते हैं ना वो भी, बैग लेके जाते हैं वो भी कोचिंग स्कूल के अंदर, दोपहर के अंदर खाना खिलाते हैं उनको तालाब के किनारे बैठा कर। मतलब शर्म तो नहीं है तुम्हारे को ये सवाल पूछते हो मेरे से? लिखो रे, लिखो लिखो फटाफट। पंद्रह नंबर पे नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। एक्ट बना था 2005 के अंदर। नरेगा की जो शुरुआत हुई फरवरी 2006 के अंदर, और नाम बदला गया बदलकर मनरेगा, मैं का मतलब महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर 2009। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 शुरुआत हुई इसकी 2006 से, नाम बदलकर इसका महात्मा गांधी नरेगा रखा गया 2 अक्टूबर 2009।
एजुकेशन में कैसी शर्म, टाइम सबका आता है। अरे तो तुम्हारा टाइम आएगा, जानवरों का टाइम थोड़ी आएगा मिड डे मील में खाना खाने का। नीचे वाले में लिख लिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा बन गया अपन। नेक्स्ट लिखो आर के वी वाई। 16 नंबर पे आर के वी वाई, राष्ट्रीय, कैसे हो सर? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नहीं, अगस्त 2007। कब शुरू हुई? अगस्त 2007। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो आर की वाई के बाद में। लिखते जाओ, तुम लिखते जाओ, कंप्लीट करेंगे आज। राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 22 जुलाई 2014। देसी गोवंश के संरक्षण व संवर्धन के लिए। लिखिए। डीडी किसान चैनल, मई 2015। और हेल्पलाइन नंबर है इसके 1800 180 1551। खेतीबाड़ी से संबंधित किसी भी जानकारी निशुल्क प्राप्त करने के लिए आप डीडी किसान चैनल के हेल्पलाइन नंबर सर अच्छा बढ़ाते हैं इसलिए तालियां बजाते हैं सर, है ना? हाँ, हमारे लखन नहीं ऐसी कि तुम्हारे से तालियां बजवाए ना। लिखो रे लिखो, फटाफट लिखो, खत्म करना है। क्या कह रहे हो सर? हाँ आती है ना सर। हाँ, क्या होता है वो, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका के थ्रू लगते हैं सर वो, है ना? जैसे पशु सखियां लग रही हैं अभी, वो भी राजीविका के थ्रू ही लग रही हैं, लेकिन डिपार्टमेंट का रोल नहीं है सर उसके अंदर। गोकुल मिशन में भी डिपार्टमेंट का रोल नहीं है। गोकुल मिशन डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ इंडिजिनस ब्रीड का सीमन प्रोवाइड करवाने तक ही सीमित है बस। बिल्कुल आती है ना राजीविका के अंदर। राजीविका के अंदर एलएसए की पोस्ट आती है, पशु सखियों की पोस्ट आती है उसके अंदर, और उनको सैलरी मिलती है।
पशु सखियों को तो 1700 या 1800 रुपए मिलते हैं और 12-13 हजार रुपए एलएसओ को मिलते हैं उसके अंदर। हाँ इतना ही है, मतलब इतना ही है, इतना फिक्स तो मेरे को भी नहीं पता राजीव का वाला। एक नया प्रोजेक्ट आया है, मोदी जी का एक योजना सुनी होगी, लखपति दीदी योजना, कि दीदियों को लखपति बनाना है ना। पशुपालन विभाग के अंतर्गत एक योजना आई है जिसके अंदर आई है ए हेल्प। पूरा नाम सुनो, एक्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। हेल्प वर्कर के रूप में अगर बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को हेल्प वर्कर के रूप में काम करना है। राजीविका के थ्रू जो पशु सखियां लग रही है उनको 16 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा और 16 दिन का प्रशिक्षण लेने के बाद में वो पशु सखियां बन जाएगी ए हेल्प वर्कर। क्या बन जाएगी? ए हेल्प वर्कर। डिपार्टमेंट से संबंधित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सोच रखा है वो बता रखा हूं। डिपार्टमेंट से संबंधित वो काम जो एक एलएसए करता है वो सारा का सारा काम डिपार्टमेंट इन ए हेल्प वर्कर से करवाना चाहता है। टैगिंग, टीकाकरण, इवन जैसे वो लगे होंगे आपके क्या बोलते हैं 45 दिन की ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं उनको, यार क्या नाम है उसका, अरे उनको 45 दिन की ट्रेनिंग करवाते हैं फिर वो यही करने लग जाते हैं। हाँ 3 महीने 1.5 महीने वाला ही है। अरे यार गोपाल बोलते हो, क्या बोलते हो उनको? ना 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 ना, अरे तुम्हारे पशु मित्र जैसे ही होते हैं कुछ। अच्छा मतलब गवर्नमेंट है जो 45 दिन की ट्रेनिंग देके, मतलब कोई भी 10th पास हो जाए, एलएसए का होना जरूरी नहीं है, उसको चंडीगढ़ से 45 दिन की ट्रेनिंग करवाएगी और उसके बाद के अंदर वो वहां पर काम करना शुरू कर देगा अपने एरिया के अंदर। गवर्नमेंट उसको जार देगी, सीमन देगी, एल2 देगी और उसको काम यही का करना है। आपको पता है कि जो यही करेगा वो ट्रीटमेंट भी करेगा ही करेगा। तो आपके पैरेलल के अंदर एक सेम ऐसा ही कंसेप्ट ए हेल्प वर्कर के रूप में लेके आ रही है। सभी संस्थाओं के अंदर एक हेल्प वर्कर के रूप में काम करेगी। काम जो होगा मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर जो काम आशा सहयोगिनी करती है ना, आशा बहनें लगा रखी डिपार्टमेंट ने, तो वो आशा सहयोगिनी की तरह हमारे पास में ए हेल्प वर्कर आएगी जो पशुपालक और आपके बीच में एक लिंक का काम करेगी, क्योंकि वो उसी गांव की लोकल होगी तभी जाके काम आएगी। नाम तो लिख लो फिर देख लेंगे काम करेगी नहीं करेगी अपने हिसाब से। नेक्स्ट लिखो, नेशनल डेयरी कॉर्पोरेशन। नेशनल डेयरी कॉर्पोरेशन नाइनटीन 1970। राजोवास पढ़ लिया, आरसीडीएफ हो गया, नीति आयोग हो गया। लिख लिया? डिपार्टमेंटल स्कीम्स हमारी यहां पर होती है कदम। वर्तमान के अंदर डिपार्टमेंट की अगर बात करते हैं तो पहली तो है निःशुल्क आरोग्य योजना जिसके अंतर्गत निःशुल्क दवाइयां दे रहे हैं। दूसरी है एनएडीसीपी जिसके अंदर एफएमडी और ब्रूसेला कर रहे हैं। और तीसरा है एनएआईपी, नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत हम पशुओं के अंदर निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं। तीनों ही योजनाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी। ठीक है ना।
लास्ट ईयर जब गहलोत साहब जाने वाले थे उस टाइम पे एक योजना की घोषणा करके गए थे जिसको कहा था मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, जिसको वर्तमान सरकार ने नए बजट के अंदर मंगला पशु बीमा योजना के नाम से भी कहा है। अभी तक चालू नहीं हुई है और उसके अंदर लक्ष्य ये रखा गया है कि किसी भी पशुपालक के 2 पशुओं का बीमा किया जाएगा, उत्पादक पशुओं का। दोनों गाय हो सकती है, दोनों भैंस हो सकती है, एक गाय या एक भैंस भी हो सकती है। 40,000 रुपए का बीमा किया जाएगा और उसके लिए पशुपालक से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अभी तक नाम ही चल रहे, बस हुआ कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो जब आएगी उस टाइम पे बता देंगे भाई कब शुरुआत होगी मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का, ठीक है ना। भामाशाह पशु बीमा योजना चला करती थी डिपार्टमेंट के अंदर पहले। तो भामाशाह पशु बीमा योजना के अंतर्गत जो भी प्रीमियम आता था बीमा करवाने का, उसका 75% तो सरकार देती थी और 25% पशुपालक से लिया जाता था। मान लो 50,000 की एक भैंस है, तो 50,000 की भैंस के मान लो 2,000 रुपए आ रहे हैं, तो 2,000 रुपए प्रीमियम के अंदर से 1,500 रुपए प्रीमियम तो सरकार देती थी और 500 रुपए पशुपालक देता था। फिर ये 500 रुपए वाला सिस्टम भी खत्म करने के लिए गहलोत साहब मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना लेकर आए। उनका आपको 500 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है, हम आपको फ्री के अंदर बीमा करके देंगे। लेकिन फिर पंगे चलते रहे। पंगे इसलिए चलते रहे क्यों? क्योंकि हर एक घर के अंदर जाकर 2 पशुओं का बीमा करना आपको और हमारे द्वारा। जाएगा कौन? एलएसए डॉक्टर। डॉक्टर हेल्थ सर्टिफिकेट बनाएगा, एलएसए कान में टैग लगाएगा, फोटो लेना, उसको ऑनलाइन करना, सारा का सारा हेक्टिक काम बहुत ज्यादा था। हम कह रहे थे हमारे को इस काम के लिए अलग से पैसा मिलना चाहिए। सरकार ने कहा नहीं। हमने भी योजना के लिए कह दिया नहीं, इसलिए योजना चल नहीं पाई। बस ठीक है, नोट डाल के लिखो। फार्म शुरू करने के लिए इकाई, हेडिंग डालो, फार्म शुरू करने के लिए इकाई। फार्म अप्रोच लगाओ, जल्दी लाओ योजना को। योजना तो सही है, योजना। हम नहीं कह रहे कि मुख्यमंत्री पशु बीमा कामधेनु पशु बीमा योजना गलत है, हम ये कह ही नहीं रहे। हमने ये थोड़ी कहा कि योजना गलत है। योजना सही है, लेकिन हमारे लिए इतना हेक्टिक काम है कि हर एक पशुपालक के घर पे जाना और उसके पशुओं के अंदर टैगिंग और उसको ऑनलाइन करना। हम सिर्फ इतना करें कि इस काम के लिए हमारे को अतिरिक्त पैसा दिया जाए, सीधी सी बात है। सेंसस भी करते हैं तो अलग से पैसा मिलता है हमारे को। एफएमडी करते हैं, एफएमडी का पैसा अलग से दे रही है गवर्नमेंट पर वैक्सीनेशन के हिसाब से। कौन से? 1962 मोबाइल वेटनरी यूनिट, वो एलएसए कहां से लिया? बेसिकली मोबाइल यूनिट वाली जो शुरू करी है, एक तो ये बताओ टोल फ्री नंबर क्या है उसके? 1962। अब सुनो गवर्नमेंट चाहती क्या है। गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जैसे ह्यूमन के अंदर 108 चलती है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ह्यूमन वाले 108 पे फोन करते हो, फिर एम्बुलेंस जाती है, उसको हॉस्पिटल तक छोड़ती है और आ जाती है, इतना ही काम है उसका, ठीक है। वैसे गवर्नमेंट पशुओं के लिए भी योजना शुरू करना चाह रही थी। तो योजना के लिए उन्होंने कहा कि एक कॉल सेंटर की स्थापना करेंगे। उस कॉल सेंटर के ऊपर पशुपालक फोन करेगा, फिर वो कॉल सेंटर वाला संबंधित उस एरिया के जो डॉक्टर एलएसए रहेगा उसको फोन करेगा और वो गाड़ी लेकर उसके घर पे जाएगा इलाज करने के लिए, है ना। सिंपल सा कंसेप्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी हमारे को। लेकिन फिर दिक्कत कहां पे शुरू हुई? गवर्नमेंट ने कहा कि विभाग इन्वॉल्व नहीं होगा इसके अंदर, डिपार्टमेंट का कोई डॉक्टर कोई एलएसए नहीं जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट का डॉक्टर एलएसए जाएगा तो फिर हॉस्पिटल कौन संभालेगा। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है चलो मत जाओ तुम, हम किसी प्राइवेट कंपनी को कह देंगे कि तू तुम्हारी गाड़ी लगा, तू तुम्हारा स्टाफ लेके आ और सारा काम तेरे को ही करना है। हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ उसकी मॉनिटरिंग करेगा कि क्या आपका वाकई में एलएसए डॉक्टर वहां पर गया है या नहीं गया, क्या उसने वहां पर जाकर इलाज किया है कि नहीं किया, इस चीज की मॉनिटरिंग हमारे डिपार्टमेंट वाला कर लेगा। सरकार ने कहा ठीक है साहब। तो आज के टाइम पे विभाग का काम सिर्फ इतना ही है। प्राइवेट कंपनीज है जो डॉक्टर्स को हायर कर रही है, एलएसए को हायर कर रही है। कैसे हायर कर रही है पता ही आपको? सैलरी मिल ही रही है आपको, जैसे जो मोबाइल यूनिट के अंदर लगे उनको सैलरी मिल ही रही है। कॉल सेंटर की ट्रेनिंग चल रही है अभी आरएसएल एमटीआई के अंदर, लेकिन अभी तक कॉल सेंटर चालू नहीं हुआ है। योजना की तो शुरुआत कर दी उन्होंने, ठीक है। तो वर्तमान के अंदर अगर 1962 पे कॉल करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ अरे तो सुनो तो सही, पहले मेरी भी सुन लो। मैं ही कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी कॉल सेंटर की स्थापना हुई ही नहीं है, अभी ट्रेनिंग चल रही है। वहां पर भी एलएसए लगे हुए हैं जो कंपनी वालों ने लगाए हैं। होगा क्या वो सुनो, 1962 पे कॉल करोगे तो डॉक्टर जाएगा,
अब बात पंगे वहीं पे है, एक तहसील के ऊपर एक गाड़ी दी गई है ना। क्राइटेरिया उन्होंने ये रखा है कि 1 लाख पशुओं के ऊपर एक गाड़ी रहेगी। आपको क्या लगता है कि 1 लाख पशुओं के ऊपर एक गाड़ी पर्याप्त है? तहसील का एरिया है 80 किलोमीटर का। आज के टाइम पे अगर दूध से 40 किलोमीटर इधर चलो और 40 किलोमीटर उधर चलो, 80 किलोमीटर का एरिया हो गया। एक फोन आया इधर का, वहां पर जाएगा 40 किलोमीटर, फिर वहां पर ट्रीटमेंट करेगा, घंटा भर उसको वहां पर लगेगा, फिर दूसरा फोन आ गया उधर से, फिर वो जाएगा, इतने में दिन खत्म हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा कोई खास फर्क इनसे पड़ेगा, है ना। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है चलाना, तो हम भी चाहते हैं कि चले भाई साहब, है ना। क्योंकि हमारे अंदर डिपार्टमेंट की बड़ी प्रॉब्लम है कि डिपार्टमेंट के अंदर गाड़ियां ही नहीं है हमारे पास में। तो कम से कम हर तहसील पे एक गाड़ी रहेगी, तो कम से कम ये तो रहेगा ना कि कोई इमरजेंसी आ गई तो जाओ भाई, है ना, बोलने के लायक तो रहेंगे अपन। अभी तक शुरुआत नहीं हुई, लेकिन होने वाली है। 1962 चालू होगा कॉल सेंटर, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें कुछ ना कुछ क्लोज जरूर जोड़ा जाएगा कि भाई आपकी कंडीशन कैसी है ना। कॉल सेंटर वाला पूछेगा कि भाई क्या हो गया जानवर के, बोले साहब चारों कुन खरी आज। अब सिर्फ इस चीज के लिए तो गाड़ी भेजना मेरे को नहीं लगता है कोई जस्टिफाई। इन केस ऑफ इमरजेंसी गाड़ी जाए तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल। अच्छी योजना है, हम भी मानते हैं, लेकिन यूटिलाइज कैसे होगा अभी तक तो पता नहीं। ठीक है, लिखेंगे फार्म शुरू करने के लिए इकाई। फार्म शुरू करने से मतलब डेयरी शुरू करने जैसा ही है कि आप एक डेयरी की शुरुआत करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से लोन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा उठाना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक फार्म शुरू करना पड़ेगा। तो मिनिमम कितने एनिमल्स आपके पास में होने चाहिए जिससे आप एक फार्म की शुरुआत कर सकें। अगर बात करते हैं गाय भैंस के अंदर, तो एक दुधारू गाय भी हो सकती है या भैंस हो सकती है। ध्यान रखने वाला, अनुत्पादक पशुओं का ऊपर कोई किसी प्रकार का ऋण वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है, दूध देने वाली होनी चाहिए, तब जाके अपन उसको एक डेयरी यूनिट मान सकते हैं। अगर बात करें गोट के अंदर, 10+1, 10 तो रहेगी मादा और एक रहेगा नर। किसके अंदर? बकरियों में। अगर बात करते हैं भेड़ की, 30+1, 30 मादा प्लस एक नर। किसके अंदर? भेड़ में। 5+1, 5 है कि 3 है? 3+1, 3 मादा और एक नर। किसके अंदर? सुअर के अंदर। इसके अलावा 1 कैमल प्लस 1 कार्ट, ऊंट गाड़ी। शुरू करने के लिए एक ऊंट होना चाहिए, एक उसके पास में गाड़ी होनी चाहिए, तब जाके वो शुरू कर पाएगा। अगर बात करते हैं मुर्गियों की, तो मुर्गियों के लिए कम से कम कितनी होनी चाहिए? 100 हैन और 250 आपको चाहिए चिक्स, 250 चूजे। किसके लिए चाहिए? ब्रूडिंग यूनिट शुरू करने के लिए। शुरू करने के लिए इकाई ये पूछे तो बता देना, वरना इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं अपने के लिए। क्या? अच्छा, नर मतलब जैसे +1 लिखा है, इसका मतलब 10 बकरियां और एक बकरा। भेड़ के अंदर लिखा है तो 30 मादाएं हैं भेड़ और एक मेढा रैम। अगर बात करते हैं सुअर के, अरे वो मतलब मादा नर का मतलब वो लिख दिया मैंने बकरी के लिए। गोट लिखो यहां पर, लिख लो। सर यदि गवर्नमेंट एलए से आवारा पशुओं का बधियाकरण करना चाहता है तो किसकी परमिशन लेनी आवश्यक है? किसी की नहीं, आप पकड़ पकड़ के कर दो। आवारा पशु संपत्ति होते हैं कि किसी की? ध्यान रखना, पुराने टाइम पे जब पर्ची के पैसे लगे करते थे, उस टाइम पे आवारा पशुओं के पैसे नहीं लेते थे। क्यों नहीं लेते थे हम? क्योंकि उसका कोई मालिक नहीं है, तो 2 रुपए देगा कौन? तो आवारा पशुओं को निःशुल्क ही करते हैं अपन। वैसे ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी होती है, ऑफिशियली अगर करना चाह रहे हो तो ग्राम पंचायत से परमिशन लेनी पड़ेगी आप। क्या सर? सर आवारा पशु घूमता क्यों, आवारा आवारा बनता क्यों है? क्योंकि वो अनुत्पादक है, उससे प्रोडक्शन नहीं है। अब जब उससे प्रोडक्शन नहीं है तो आप पालोगे क्यों? क्या हो गया? कैसे? दूध निकालने के बाद में छोड़ देते, जैसे आपने देखो आवारा के रूप में सिर्फ गायें घूमती है, भैंसें नहीं घूमती। क्यों?
भैंसों का मांस, फिर गाय नहीं बिकती क्या? राजस्थान के अंदर कौन है जो गाय और भैंस का मांस बेचता है? तो ऐसे आवारा छोड़ दोगे फिर तुम्हें? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं कि क्यों, वाई, क्यों नहीं छोड़ते हो आप? कोस्ट, कीमत है भैंस की। गाय कितने की आएगी? 10, 15, 20 हजार, 25 हजार। डंकी गाय है 50 हजार। भैंसे आ रही है आज के टाइम में 2-2 लाख की। दूसरा नेचर वाली प्रॉब्लम है भैंस की। गाय शाम को लौटकर आपके घर पे वापस आ जाएगी अगर आप नहीं जाओगे तो भी। भैंस जिधर मुंह कर लेना उधर ही चलती सीधी। अगले के अंदर यू टर्न नहीं है। लिख लिया? लिखो नेक्स्ट। बोलो बोलो। तीन नाम आते हैं हमारे पास में। एक तो है हमारे पास में गौशाला, एक है गौसदन और एक है पिंजरा पोल। गौशाला के अंदर रखा जाता है उत्पादक पशु को। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, गाय को, बछड़ा, बछड़ी। गौसदन के अंदर बीमार तथा अनुत्पादक पशुओं को रखा जाता है। कहां पे रखते हैं? जंगलों में। क्या खाते हैं? हे, सूखा चारा। पिंजरा पोल की अगर बात करते हैं, गोवंश के अलावा अन्य पशुओं को रखा जाता है। बीमार तथा अनुत्पादक, जिनसे हमारे को कोई उत्पादन प्राप्त नहीं होता, ऐसे पशुओं को रखा जाता है। क्या सर? सुदूर जंगलों के अंदर और है खिलाते हैं। जंगल में रखेंगे, बांटा वंटा कुछ नहीं खिलाना है। जो सूखा चारा वहां पर अवेलेबल है सिर्फ उसी को खिलाना है। बोर्ड पे देख के लिखना है। लिख लिया सबने? हेडिंग डालोगे पशु गणना, हेडिंग डालोगे पशु गणना, लाइव स्टॉक सेंसस।
हेडिंग डालोगे पशु गणना, लाइव स्टॉक सेंसस। पहला क्वेश्चन, पशु गणना की आवश्यकता क्यों है आपको? वाई वी नीड लाइव स्टॉक सेंसस, पशुओं को गिनने के लिए। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, पशु गिनना क्यों चाहते हो आप? आपको क्या जरूरत पड़ी है? करना तो पड़ेगा, क्यों? रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। पशुपालन विभाग की अगर बात करते हैं तो पशुपालन विभाग विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाता है। आज के टाइम पे मान लो शिवालय आपके लिए कोई योजनाएं बना रहा है, तो योजना तो बहुत अच्छी अच्छी बना ली हमने, नहीं बना रहा। कैसे नहीं बना रहा? जिस योजना शिवालय बना रहा है तभी तो मैं उस योजना के अंतर्गत यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ऐसे पढ़ रही है क्या? योजना के अंतर्गत ही तो पढ़ रही है ना? तो शिवालय ने शुरू किया, मान लो एलएसए के कोई टेस्ट पेपर शुरू करने हैं सब, शिवालय ने सोच रखा भी टेस्ट पेपर शुरू करेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे उसके अंदर और सब्जेक्ट वाइज रहेंगे। हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग 10-10 पेपर बनाने हमारे को, 10 सब्जेक्ट हैं, 100 पेपर होने। पेपर बना बनू के तैयार है। तैयार होने के बाद में हमने कह दिया कि भाई आ जाना पेपर देने के लिए। पेपर देने के लिए आ गया, आने के बाद में पता लगा कि हमारे पेपर कम पड़ गए या फिर हमारे पास में पेपर बच गए, दोनों कंडीशन हो सकती है। इस चीज का पता हमारे को कैसे लगे भी कितने पेपर छपाना है? जब आपकी संख्या हमारे को पता हो तभी पता लगेगा। ठीक है, तो किसी भी योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए जिसके लिए योजनाएं बनाई जा रही है उनकी संख्या का पता होना आवश्यक है। हम कह रहे हैं कि एनएडीसीपी के अंतर्गत एफएमडी और ब्रूसेला का टीकाकरण करेंगे, लेकिन सरकार को पता तो नहीं चाहिए कि कितने जानवर है जिनके अंदर एफएमडी करेंगे, कितने जानवर है जिनके अंदर ब्रूसेला का वैक्सीनेशन करेंगे। पता तो होना चाहिए ना एक संख्या, तभी तो उसके हिसाब से संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी। संख्या तो है ज्यादा, संसाधन है आपके पास में कम, हो गया क्या प्रोग्राम सक्सेस? नहीं होगा। तो किसी भी प्रोग्राम की सफलता के लिए जिस योजना के अंदर जो लाभान्वित हैं, चाहे वो पशु हो चाहे वो आदमी हो, उनकी संख्या का पता होना आवश्यक है। तब जाके ही आपको ये पता लगेगा कि आपकी योजना सक्सेस होगी या नहीं होगी। क्लियर है? इसीलिए हमारे को क्या करनी पड़ती है? पशु गणना। पशु गणना की अगर बात करते हैं तो प्रथम पशु गणना 1919 1920, 1999 से 1990 20, 1920 के अंदर, आजादी से पहले ही हो गई थी। ठीक है, पूरे भारत के अंदर नहीं हुई थी क्योंकि उस टाइम तो अलग सिस्टम चलता था। तो जो मेजर सिटीज थी उन्हीं के अंदर पशु गणना की शुरुआत हुई। भारत आजाद हो गया 1947 के अंदर। आजादी के बाद में प्रथम पशु गणना वो हुई 1951 के अंदर, 1951 के अंदर। 51 के बाद में हमने स्पीसीज वाइज पशुओं को गिनना शुरू किया, गाय कितनी है, भैंस कितनी है, भेड़ कितनी, बकरी कितनी, ये सारा का सारा चलता रहा ये 2007 तक। कब तक? 2007। 2007 तक हमने गाय को गाय कह दिया, चाहे वो गिरो चाहे थार पार करो। लेकिन फिर गवर्नमेंट को महसूस हुआ कि ठीक है, श्वेत क्रांति हो गई, मिल्क प्रोडक्शन बढ़िया हो गया, अब गवर्नमेंट को सोचना पड़ा कि यार ब्रीड इंप्रूवमेंट के ऊपर ध्यान देना है। तो जब ब्रीड्स के ऊपर ध्यान देना हो तो फिर आपको ब्रीड्स के नंबर पता होने चाहिए भी कितनी संख्या के अंदर हमारे पास में पशु हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने करी नस्ल आधारित प्रथम पशु गणना। नस्ल आधारित प्रथम पशु गणना ये करी 2007 के अंदर। कौन सी? 2007। पूछा था कौन सी थी? 18वीं पशु गणना। कौन से नंबर की थी? 18वें नंबर की पशु गणना 2007 के अंदर की थी, जहां पर हमने नस्ल के आधार पर पशु गणना करी। नस्ल का मतलब इससे पहले गाय को गाय, भैंस को भैंस। हमने कहा भैंस तो कौन सी भैंस, मुर्रा है कि सूरती है कि नॉन डेस्क्रिप्ट है। गाय है तो गाय कौन सी है, हरियाणा है, थारपारकर है, कांकरे से गिरे, कौन सी, ये वाली। इसके बाद में 18वें के बाद में कौन से नंबर की आती है? 19वीं पशु गणना। और 19वीं पशु गणना हुई 2012 के अंदर। कब हुई? 2012 के अंदर। 19वीं पशु गणना 2012 के अंदर कर ली हमने। 12 के अंदर करने के बाद के अंदर फिर बात आई, डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टें वोस्टें काफी बढ़ गई थी,
निःशुल्क दवा योजना भी आ गई थी। तो फिर पशु गणना होने के बाद में फिर हमने ऑब्जेक्शन कर दिया। ऑब्जेक्शन इसलिए कर दिया कि जो पशु गणना हो रही थी उसके डाटा हमारे डाटा से मैच ही नहीं खा रहे थे। पशु गणना का जो आयोजन करता है वो राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अब ऐसा नहीं है कि राजस्व मंडल अजमेर खुद पशु गणना करता है। 2012 तक राजस्व मंडल के जो अधिकारी कर्मचारी होते थे वो पशु गणना का आयोजन करते थे और वही करते थे, पटवारी कर लेता था। अब जानते हो, आपको पता ही है, एक गांव के अंदर पटवारी है, एक गांव के अंदर एलएस, उसी गांव का एलएस है। जमीन के बारे में पता किसको होगा? और जानवरों के बारे में एलएसए को। लेकिन जब एलएसए को छोड़कर पटवारी से ही पशु गणना करवाएंगे तो फिर ऐसा होना ही होना था। पटवारियों ने खेजड़ी के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ के, उसको पता है कि नाम तो सबके पता ही है उसको, क्योंकि सबके नाम जमीन है, लिख दिए इसके 2, इसके 3, इसके 5, सब सबमिट कर दिए। टारगेट हमेशा पशु गणना के हिसाब से ही आते हैं। विभाग के जो लक्ष्य होते हैं वो विभाग के लक्ष्य पशु गणना के हिसाब से आते हैं। जब टारगेट आए तो हमने कह दिया कि नहीं साहब, इतने जानवर तो है ही नहीं हमारे यहाँ पर, आपने लक्ष्य कैसे दिए? बोले, उन्होंने कहा कि बोले ये देखो ऑफिशियल डाटा पशु गणना का, इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपके गांव के अंदर 10,000 पशु हैं। बोले साहब हमारे 10,000 है ही नहीं, हमारे तो 5-6 हजार के आसपास है। बोले किसने कहा आपको? बोले पटवारी जी ने। बोले पटवारी जी से करवा लो फिर आप। पटवारी जी तो वैसे ही नहीं करना चाहते थे, आपने मौका दे दिया। मौका दे दिया तो हमने कहा राजस्व मंडल को कि साहब ये पटवारियों वाला सिस्टम नहीं चलेगा, दूसरी व्यवस्था कर लो। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले एक गांव के अंदर पटवारी है, एक गांव के अंदर एलएसए है, तो जानवरों के बारे में किसको ज्यादा पता होगा? उसने भी कहा एलएसए को। और जमीन के बारे में बोले पटवारी को। तो फिर ऐसा करो ना, बोला आपके एलएसए से करवा लो। राजस्व मंडल ने कहा कि विभाग से ही करवा लो। विभाग वालों ने कहा बोले चलो ठीक है, हम करवा लेंगे हमारे हिसाब से। जब विभाग के द्वारा बात करने की बारी आई तो विभाग के अंदर काम तो करना ही था, सारे के सारे आप टेक्निकल बंदे थे। विभाग ने सोचा कि जब करवा ही रहे हैं तो क्यों कागज काले करवाने, पृथ्वी को भी बचाना है। पृथ्वी को बचाने के लिए कागज को कम काम में लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कागज किससे बनते हैं? पेड़ों से बनते हैं। तो कागज ज्यादा काम में लोगे तो पेड़ों की कटाई भी ज्यादा होगी, और पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए और कागज का इस्तेमाल करने के लिए हमने करी प्रथम डिजिटल पशु गणना। प्रथम डिजिटल पशु गणना कौन से नंबर की थी? 20वीं पशु गणना। कौन सी थी? 20वीं। कब हुई? 1 अक्टूबर 2018 से हमने शुरुआत करी और 16 अक्टूबर 2019 को खत्म करी। आपको एक चूज करना है, 16 अक्टूबर 2019। ठीक है। पशु गणना का आयोजन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। कितने वर्ष में? पहले यही सिस्टम चल रहा था। ठीक है। 18वीं पशु गणना हुई 2007। 5 वर्ष के बाद में कितने हो गए? 12। हमने 19वीं पशु गणना कर ली कब? 2012 के अंदर। 2012 में 5 और जोड़ना था, कितने होते? लेकिन हुए कितने? 19। 2 साल एक्स्ट्रा सिर्फ इस बात के लिए कि पहली बात तो कि पशु गणना करेगा कौन, और फिर दूसरी बात कि पशु गणना करेंगे कैसे। डिजिटल पशु गणना के लिए आपको दिए गए टैबलेट्स, वो खाने वाली नहीं, मोबाइल से बड़ा आता है ना टैबलेट, वैसा टैबलेट खरीदा गया और उसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप करके आपको दिया गया। कागज का इस्तेमाल करना ही नहीं था, सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, जो जो भर सकते हो वो भरो और सबमिट करते जाओ, है ना। तो सॉफ्टवेयर के अंदर भरा गया, सर्वर पे अपलोड हो गया, उन्होंने रिपोर्ट निकाल के देख ली सारी की सारी। ठीक है। तो प्रथम डिजिटल पशु गणना जो हुई थी वो थी 20वीं पशु गणना। और कब हुई थी ये? 2019। आपको 2019 याद रखना है, शुरुआत। अब आपको पता है कि सरकारी काम कैसे होते हैं। आज के टाइम पे अगर आपको मोबाइल खरीदना है तो आप जाओगे दुकान के ऊपर, पैसे दोगे और मोबाइल खरीद के ले आओगे, या फिर क्रेडिट कार्ड कुछ भी रहेगा करके ले आओगे। लेकिन सरकारी काम ऐसे नहीं होते हैं। सरकार के अंदर कोई भी चीज खरीदनी है तो पहले टेंडर निकालेंगे, फिर अखबार में आएगा, उसके बाद में एक डेट डिसाइड करेंगे, फिर टेंडर खोलेंगे, उसके बाद में फिर जिसका नाम टेंडर निकलेगा उसका नाम ऑर्डर बनाएंगे, फिर ऑर्डर बनने के बाद के अंदर वो सप्लाई करेगा, फिर हम उसको अपने स्टॉक में लिखेंगे, फिर वो फील्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, फिर फील्ड वाला उसको अपने स्टॉक में लिखेगा और उसके बाद में वो काम में लेगा। इनके अंदर ही हमने 1-1.5 साल खराब कर दिया, इसी वजह पशु गणना लेट हुई। लेकिन अब बात करते हैं 2019 के बाद में 21वीं पशु गणना होनी है। कब होनी चाहिए? कब होनी चाहिए? 24 के अंदर। 1 सितंबर 2024 से 21वीं पशु गणना प्रस्तावित थी। एप्लीकेशन का काम पूरा हो चुका है, ट्रेनिंग वगैरह सब हो चुकी है डिपार्टमेंट के अंदर।
शुरू होने वाली बात है, तो एप्लीकेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी वजह से अब 15 अक्टूबर से शुरू कर देंगे शायद। अब 15 अक्टूबर की तारीख आई है उसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन अब टेबलेट वाला कंसेप्ट हटा दिया, उन्होंने कहा टेबलेट से नहीं करनी है आपको, आप अपना मोबाइल काम में लो। क्योंकि दिक्कत ये थी कि टेबलेट काम में तो ले लिए, एक टेबलेट एक बार काम में आ गया, बस दोबारा कब काम में आता। और फिर तो आपको पता ही कितनी अच्छी क्वालिटी के टेबलेट खरीदे हमने, हमारे को कुछ भी नहीं कमाना था, है ना, इसलिए हमने अच्छी क्वालिटी के टेबलेट खरीदे। तो 6 महीने के अंदर ही वो खराब हो गए। सरकार ने कहा हम आपको डायरेक्ट पैसा दे देंगे, आप अपना मोबाइल काम में लो। आपके मोबाइल के काम में लेने के पैसा अलग से देंगे, इसके अलावा आपके मोबाइल में डेटा के पैसे भी हम अलग से देंगे। इसके अलावा हमारे को पता है कि आपके पास में बिजली नहीं है, आप मोबाइल को चार्ज नहीं कर सकते, इसके लिए हम पावर बैंक का पैसा भी आपको देंगे। इतनी सारी व्यवस्था गरीब की बार, मोबाइल के काम में लेने के पैसे हैं, डेटा के काम में लेने के पैसे हैं, और पावर बैंक के भी पैसे हैं। लिखना शुरू करो। लिख लिया सबने, नेक्स्ट लिखो। आपसे पूछा है कि 20वीं पशुगणना कब हुई, 2018, 19, 20, 21? 2019। क्या आंसर दोगे? 2019। पशुगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1919। पशुगणना के 100 साल सेलिब्रेट किए हमने लास्ट 20वीं पशुगणना के अंदर। कितने? 100 साल। लिखो इसके अंदर। पशुगणना का आयोजन राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा, पशुगणना का आयोजन राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर
पर किया जाता है। पशु गणना का आयोजन राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। पशु गणना का आयोजन राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। जनगणना जो होती है वो 10 साल के अंतराल पे होती है। पशु गणना 5 साल के अंतराल पर क्यों? जनगणना 10 साल के अंतराल पे होती है और पशु गणना 5 साल के अंतराल पे। बता ललिता क्यों होती है? क्यों होती है? सुनो रे। हाँ बोल, अब बोल बोल बोल, इधर बोल, अभी क्या बोल रही थी जो बोल। पशुओं की उम्र कम होती है। अगर 10 साल के अंतराल पर हम पशु गणना का आयोजन करेंगे तो हमारे कई ऐसे पशु होंगे जो इस बीच के अंदर जिंदा होके मर भी जाएंगे, यानी पैदा होके मर भी जाएंगे, तो हम उनको गिन नहीं पाएंगे। इस कंडीशन से बचने के लिए हम 5 वर्ष के अंतराल पर पशु गणना का आयोजन करते हैं। आपको पता है मुर्गी का जीवन काल कितना है? मुर्गी का जीवन काल कितना होता है? 1.5 से 2 साल मुर्गी का जीवन काल होता है, जितना आप चाहते हो। जिस दिन इच्छा हो गई उस दिन उसका जीवन काल खत्म है तुम्हारी वजह से, है ना। नवरात्रे चल रहे हैं, अभी जीवन काल बढ़ा हुआ है। जैसे नवरात्रे खत्म होंगे जीवन काल वापस से घट जाएगा, पता ही आपको, जानते हो आप। ठीक है, एक सारणी बनाना चाह रहे हैं हम। अब सुनो, यहाँ पर पशु गणना के अंदर 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक डाटा पूछा जाता है भारत के अंदर कुल पशुधन का, भारत के अंदर कितना पशुधन पाया जाता है। दूसरा, चूंकि हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान के अंदर कितना पशुधन पाया जाता है। ठीक है, भारत के अंदर कुल कितने पशु हैं, कौन कौन से स्पीसीज के कितने हैं। राजस्थान के अंदर कुल कितने पशु हैं, स्पीसीज के कितने कितने हैं। तीसरा, भारत के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत राजस्थान के अंदर पाया जाता है। यानी कि मान लो भारत के अंदर 100 गायें पाई जा रही है और राजस्थान के अंदर 15 पाई जा रही है, इसलिए भारत की कुल कितने प्रतिशत गायें पाई जा रही है राजस्थान में? 15%। यानी कि प्रतिशत भी, राज्य का प्रतिशत भी आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा रैंक, रैंक इन द सेंस सबसे ज्यादा कौन सा पशु कहां पर पाया जा रहा है और राजस्थान कौन से नंबर पे आता है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, गायें सबसे ज्यादा पाई जाती है पश्चिम बंगाल में, रैंक कौन सी है? फर्स्ट। लेकिन अगर राजस्थान की गायों की संख्या के अंदर रैंक की अगर बात करते हैं तो वो कौन सी आती है? 6, छठी। तेलंगाना भेड़ों की संख्या के अंदर नंबर 1 है, राजस्थान का चौथा स्थान है। बकरी की संख्या के अंदर राजस्थान का पहला स्थान है, क्योंकि सबसे ज्यादा बकरियां कहां पाई जाती है? राजस्थान के अंदर पाई जाती है। सर क्या हो गया? सर क्या हो गया? बोलो ना सर, हमारे से बोल दिया करो, ऐसे क्या? अरे सर बोल दो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ? सर तो शर्मा गए। अच्छा बोल दो उसको, 13 मिनट की क्लास हो रहा है, छोड़ देंगे हम। ठीक है, तो भारत के अंदर प्रथम स्थान किसका है, कौन से स्टेट का है, और उसके अलावा राजस्थान का कौन से नंबर पे स्थान आता है वो। इसके अलावा एक दूसरी सारणी बनाएंगे जिसके अंदर हम तुलना करेंगे 19वीं और 20वीं पशुगणना की। 19वीं पशुगणना हुई थी 2012 के अंदर और 20वीं पशुगणना 2019 के अंदर, दोनों की तुलना करेंगे। 2012 की पशुगणना लिखेंगे और 2019 की पशुगणना देखेंगे, जानवर की संख्या के अंदर वृद्धि हुई है या कमी हुई है। वृद्धि हुई तो प्लस में परसेंटेज लिख देंगे और कमी हुई तो माइनस के अंदर परसेंटेज लिखते हैं। कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई है। फिर उसमें लिखेंगे राजस्थान का जो टोटल पशुधन है उस पशुधन के अंदर से स्पीसीज वाइज संख्या कितनी है, यानी कि कुल पशुधन का प्रतिशत। भारत के अंदर अगर बात करते हैं तो भारत का एग्जांपल तो छोड़ दो, अब राजस्थान की बात करेंगे अपन यहाँ पर। राजस्थान के अंदर अगर 100 पशु पाए जा रहे हैं और गायें उसके अंदर से सिर्फ 15 है, तो गायों का प्रतिशत कितना हो गया? 15। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका पाया जाता है, कौन सा पशु सर्वाधिक प्रतिशत होता है? बकरी 36% के आसपास है। उसके बाद में पढ़ेंगे राजस्थान की बात करेंगे, हम कहेंगे सबसे ज्यादा कौन से जिले में पाए जाते हैं और सबसे कम कौन से जिले के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि सर्वाधिक संख्या और न्यूनतम संख्या किसके अंदर। क्लियर है? 2 सारणियां बनानी है, पूरा पशुगणना हमारी खत्म हो जाएगी उसके अंदर। बनाना शुरू कर दो साथ के साथ ही।
अरे टाइम में भी बढ़ाओ फटाफट। एक तरफ लिखेंगे पशु, एक तरफ लिखेंगे फिर भारत में पशुधन। बिना बोले लिखना शुरू कर दो अब। राजस्थान में पशुधन, राज्य का प्रतिशत, अग्रणी राज्य, और राजस्थान का स्थान। संख्या हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे मिलियन में। एक मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। फिर से बोल रहा हूं मैं पीछे वालों को, भाई शांति से लिख लो रे।
851.91। किस पे? सुअर का क्या लिखा हुआ है? 1 और 8 लिखा है मेरे ख्याल से। वेरी गुड। ठीक है, आपको क्या लगता है कि यहां पर खड़ा होना कितना आसान है? मेरे को पता है कि आप कुछ भी कहीं से भी पूछ सकते हो, है ना? तो नॉलेज के अंदर आपसे ज्यादा होनी चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके अंदर, तो है ना? सोचा, तूने सोचा, कम सोचा कर, है ना? हिंदी मीडियम से ही हूं मैं।